हेलो गाइज, मैं हूं रवि। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीव विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। गाइज, इस वीडियो में लिए हुए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। गाइज, वीडियो को स्किप मत करना, प्लीज एंड तक बने रहना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। गाइज, अब करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। गाइज, क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है। ऑप्शन नंबर ए है आपका फीमर, ऑप्शन नंबर बी है स्टेपिज, ऑप्शन नंबर सी है हायोड, ऑप्शन नंबर डी है जाइगोट। गाइज, आपसे क्वेश्चन पूछा है मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है, तो आपको पता होगा आपके शरीर की जो सबसे बड़ी अस्थि होती है वो होती है गाइज फीमर। और ये कहां पर पाई जाती है? ये पाई जाती है गाइज जांग में। कहां पे पाई जाती है? जांग में, पैर में पाई जाती है गाइज। ऑप्शन नंबर बी की बात की जाए स्टेपिज। गाइज, ये मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है और ये पाई जाती है कान में। और कान के किस भाग में? कान का सबसे जो अंत्य भाग होता है, अंदर वाला भाग होता है, उसी में दोस्तों ये स्टेपिज पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी है गाइज हायोड। हायोड की बात की जाए गाइज तो ये गले की अस्थि होती है और इसका आकार अंग्रेजी वर्णमाला के यू के समान होता है और गाइज ये गले में पाई जाती है। इसे गले की अस्थि भी कहा जाता है हायोड को। तो कहां पे पाई जाती है? ये गले में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी है जाइगोमेटिक। गाइज, ये जाइगोमेटिक जो अस्थि है इसे गाल की अस्थि भी कहा जाता है। किसकी अस्थि कहा जाता है? इसे गाल की अस्थि भी कहा जाता है। गाल की अस्थि। मैं आपको एक बार फिर दोबारा रिवीजन करवा देता हूं गाइज। फीमर जो अस्थि होती है आपकी जांग में पाई जाती है। जांग दोस्तों हमेशा आपको पता है पैर में होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है। स्टेपिज की बात की जाए गाइज तो स्टेपिज कान की अस्थि है। हायोड की बात की जाए तो हायोड गले की अस्थि है। अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान इसकी आकृति होती है। जाइगोमेटिक गाइज गाल की अस्थि है। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज, अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम अस्थियों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए ओस्टियोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी ऑर्थोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी ऑर्थोलॉजिस्ट, ऑप्शन नंबर डी कॉन्ड्रोलॉजी। गाइज, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ओस्टियोलॉजी। गाइज, ये टाइपिंग में मिस्टेक है, ओस्टियोलॉजी इसका राइट आंसर होगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि विज्ञान की जिस शाखा में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है उस शाखा को ओस्टियोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी है ऑर्थोलॉजी। ऑर्थोलॉजी क्या है गाइज? अस्थियों में रोगों का अध्ययन करना ही ऑर्थोलॉजी कहलाता है। मैं आपको फिर बताता हूं, हमारी जो हड्डियां होती है, अस्थियां होती है, उसमें जो रोग होते हैं उन रोगों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है गाइज? ऑर्थोलॉजी कहलाता है। अच्छे से आपको समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर सी है ऑर्थोलॉजिस्ट। ऑर्थोलॉजिस्ट किसे कहा जाता है गाइज? जो हमारा हड्डियों का डॉक्टर होता है, हमारा जो अस्थियों का डॉक्टर होता है, हड्डियों का डॉक्टर, उस हड्डियों के डॉक्टर को क्या कहा जाता है गाइज? उस हड्डियों के डॉक्टर को क्या कहा जाता है? ऑर्थोलॉजिस्ट कहा जाता है। गाइज, ऑप्शन नंबर डी है कॉन्ड्रोलॉजी। कॉन्ड्रोलॉजी क्या है? कॉन्ड्रोलॉजी गाइज उपास्थियों का अध्ययन कहलाता है। विज्ञान की जिस शाखा में आप उपास्थि होती है ना, अस्थि और एक उपास्थि, उपास्थियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है गाइज कॉन्ड्रोलॉजी। उस शाखा को क्या कहा जाता है गाइज? कॉन्ड्रोलॉजी कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइज, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि में कौन सी कोशिका पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए ओस्टियोसाइट, ऑप्शन नंबर बी ओस्टियोक्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। गाइज, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। क्योंकि गाइज जो हमारी अस्थियां होती है उन अस्थियों में ओस्टियोसाइट कोशिका भी पाई जाती है और ओस्टियोक्लास्ट कोशिका भी पाई जाती है। ओस्टियोसाइट कोशिका क्या करती है गाइज? हमारी जो हड्डी होती है उनके निर्माण में सहायक होती है। हमारी जो हड्डी होती है उनके निर्माण में सहायक होती है। जबकि गाइज ओस्टियोक्लास्ट क्या करती है? ओस्टियोक्लास्ट क्या करती है गाइज? हमारी जो हड्डियां होती है उन हड्डियों की मरम्मत में सहायक होती है। उन हड्डियों की मरम्मत में सहायक होती है। तो गाइज, अस्थि में दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है। एक पाई जाती है ओस्टियोसाइट, एक पाई जाती है ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोसाइट जो कोशिका है गाइज ये हड्डियों के निर्माण में सहायक होती है, जबकि ओस्टियोक्लास्ट जो कोशिका है गाइज ये हड्डियों की मरम्मत में सहायक होती है। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
गाइज अगला क्वेश्चन है, दो अस्थियों को जोड़ने में सहायक होता है। दो अस्थियों को जोड़ने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ए लिगामेंट, ऑप्शन नंबर बी मसल्स, ऑप्शन नंबर सी टेंडन, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए लिगामेंट। क्या होगा गाइज? ऑप्शन नंबर ए लिगामेंट। ये क्या करता है गाइज, जैसे कि ये दो अस्थि है हमारी, एक अस्थि हो गई, एक अस्थि हो गई, इन दोनों को जो जोड़ने का कार्य करता है गाइज, ये कौन करता है? ये हमारा लिगामेंट करता है। इस लिगामेंट को हिंदी में बोला जाता है गाइज स्नायु या तंतु भी कहा जाता है। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। दो हड्डियों को, दो अस्थियों को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है गाइज? लिगामेंट करता है। और लिगामेंट को हिंदी में क्या बोला जाता है? स्नायु या तंतु बोला जाता है। स्नायु, मैं लिख देता हूं, स्नायु, या फिर बोला जाता है गाइज तंतु। स्नायु या तंतु बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी की बात की जाए गाइज तो मसल्स है। मसल्स को हिंदी में कहा जाता है गाइज पेशी। क्या कहा जाता है? पेशी कहा जाता है। दोस्तों पेशी का कार्य क्या होता है? ये क्या होता है, हमारी जो अस्थि होती है उन अस्थियों से जुड़ करके उन अस्थियों को गति प्रदान कराने का कार्य करती है। समझ में आया आपको? नहीं आया मैं एक बार फिर बताता हूं। दोस्तों जो पेशी होती है ये क्या करती है? हमारी अस्थियों के साथ जुड़कर उन्हें गति प्रदान करने का कार्य करती है। हमारी हड्डियों के साथ दोस्तों ये जुड़कर उन्हें गति प्रदान करने का कार्य करती है। पेशी भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लिगामेंट मैंने बता दिया गाइज कि दो हड्डियों को जोड़ने में सहायक होती है। इसे हिंदी में स्नायु या तंतु भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी टंडन की बात करता हूं गाइज, तो टंडन को हिंदी में कहा जाता है कंडरा। और दोस्तों ये क्या करता है? पेशी और अस्थि को जोड़ने में सहायक होता है। ये क्या करता है? जो हमारी पेशी होती है, जो हमारी पेशी होती है, उस पेशी को, हड्डी होती है, पेशी और हड्डी आपस में जिसकी सहायता से जुड़ती है गाइज, उसे ही कंडरा या टंडन कहा जाता है। अच्छे से आपको तीनों चीज समझ में आ गई होगी, अधिकांश एग्जाम में देखने को मिल जाती है। अब चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइज आपका अगला क्वेश्चन है, अस्थि में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? अस्थि में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है ओसिन, ऑप्शन नंबर बी है कोंड्रिन प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो गाइज मैं आपको बता दूं, जो हमारी अस्थि होती है, जो हमारी हड्डी होती है, उसमें जो प्रोटीन पाई जाती है उस प्रोटीन का नाम है ओसिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है गाइज? ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। जबकि उपास्थि भी आपने नाम सुना होगा अस्थि के साथ में। ये उपास्थि मुलायम होती है हड्डियों की तुलना में, और ये हमारे किनारों पर, हड्डियों के किनारों पर लगी हुई रहती है। उपास्थि में क्वेश्चन आता है कि हमारी जो उपास्थि होती है, इस उपास्थि में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए गाइज, तो उपास्थि में कोंड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है गाइज? कोंड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। अगर हड्डी पूछेगा गाइज, अगर आपसे हड्डी पूछे तो हड्डी में ओसिन प्रोटीन पाई जाती है, जबकि जो उपास्थि होती है, उपास्थि में कोंड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, ब्लड क्या है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है गाइज ये। ऑप्शन नंबर ए तरल संयोजी ऊतक, ऑप्शन नंबर बी है एक प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी है एक एंजाइम, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो गाइज मैं आपको बता दूं, जो हमारा ब्लड होता है ये एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है गाइज? तरल संयोजी ऊतक होता है। यहाँ पे जो तरल का मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। ये द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। जबकि संयोजी होता है दोस्तों, संयोजी का मतलब होता है कि ये जोड़कर रखता है। जोड़कर किसे रखता है? हमारी जो रक्त कणिकाएं होती है उन्हें जोड़कर रखने का कार्य करता है। ऊतक का मतलब होता है गाइज कोशिकाओं का समूह। ऊतक का मतलब होता है कोशिकाओं का समूह। कोशिकाओं का समूह, मैं लिख देता हूं, कोशिकाओं का समूह। तो आप कह सकते हो कि हमारा जो ब्लड है ये एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं ब्लड की, तो आप इस तरीके से भी कह सकते हो। वैसे कोई किताब में लिखी हुई नहीं है ये डेफिनेशन, मैं बता देता हूं। कोशिकाओं का वह समूह है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है और सबको अपने साथ जोड़कर रखता है। आप इस तरीके से भी कह सकते हो। बात क्लियर? तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा गाइस, जो हमारा ब्लड होता है ये क्या है? एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। आपको पता है ब्लड का रंग कैसा होता है? तो गाइस ब्लड का रंग लाल होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, ब्लड का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? ब्लड का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हीमेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है हिपेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है न्यूरोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है कार्डियोलॉजी। गाइज आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए हीमेटोलॉजी।
मैं आपको एक बात और बता दूं गाइज, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो गाइज, ब्लड का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है? हेमेटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी की बात की जाए गाइज तो हिपेटोलॉजी है। हिपेटोलॉजी क्या है गाइज? विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लीवर व यकृत का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम लीवर व यकृत का अध्ययन करते हैं, उस शाखा को हिपेटोलॉजी कहा जाता है। जबकि न्यूरोलॉजी क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा है गाइज जिसमें हम तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं। कार्डियोलॉजी क्या है? तो गाइज विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम हमारा हृदय होता है, जो हार्ट होता है, उस हार्ट का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, विज्ञान की जिस शाखा में हृदय का अध्ययन किया जाता है उस शाखा को कार्डियोलॉजी कहा जाता है, और विज्ञान की जिस शाखा में हम तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं उस शाखा को न्यूरोलॉजी कहा जाता है, और विज्ञान की जिस शाखा में हम लीवर का अध्ययन करते हैं उस शाखा को हिपेटोलॉजी कहा जाता है, और गाइज विज्ञान की जिस शाखा में हम रक्त का अध्ययन, ब्लड का अध्ययन करते हैं उस शाखा को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। तो गाइज, आपका राइट आंसर कौन सा हो गया? हेमेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए हो गया। बात क्लियर है अच्छे से? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गाइज, एक सामान्य व्यक्ति में ब्लड की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 5 से 6 लीटर, ऑप्शन नंबर बी 8 लीटर, ऑप्शन नंबर सी 4 लीटर, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। गाइज, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 5 से 6 लीटर। गाइज, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सामान्य व्यक्ति कौन होता है। गाइज, सामान्य व्यक्ति वह होता है जिसका भार होना चाहिए 60 से 70 किलो, 60 से 70 केजी, और दोस्तों वह व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए, मानसिक व सामाजिक तौर पर वह स्वस्थ होना चाहिए, और उसका भार कितना होना चाहिए? 60 से 70 किलोग्राम। अब आते हैं हम दोस्तों क्वेश्चन पर कि ब्लड की मात्रा कितनी होनी चाहिए एक सामान्य व्यक्ति में। तो मैं आपको बता दूं 5 से 6 लीटर होती है। कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। गाइज, अगर पुरुष की बात की जाए कि एक पुरुष में कितना होता है, तो पुरुष में तो होता है 5 से 6 लीटर। जबकि महिला की बात की जाए गाइज, महिला में कितना होता है? तो महिला में होता है 4 से 5 लीटर। पुरुषों की तुलना में थोड़ा कम होता है। क्यों कम होता है गाइज? जब मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तब आपको डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा। अभी क्वेश्चन सेशन है दोस्तों, तो मुझे कंट्रोल करना होता है। गाइज, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड की प्रकृति कैसी होती है? ब्लड की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए दुर्बल अम्लीय, ऑप्शन नंबर बी प्रबल अम्लीय, ऑप्शन नंबर सी दुर्बल क्षारीय, ऑप्शन नंबर डी प्रबल अम्लीय। गाइज, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले यह पता होना चाहिए कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है। तो गाइज, जो ब्लड होता है हमारा, इस ब्लड का जो पीएच मान होता है, पीएच मान होता है गाइज 7.4, और आप पीएच स्केल में देख के पता लगा सकते हो कि ब्लड का पीएच मान 7.4 है। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी गाइज? दुर्बल क्षारीय होगी। कैसी होगी गाइज? दुर्बल क्षारीय होगी। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइज, अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए पलिया में, ऑप्शन नंबर बी यकृत में, ऑप्शन नंबर सी अस्थि मज्जा में, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। गाइज, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। गाइज, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे नवजात शिशु बोला जाता है, और आपको पता है नवजात शिशु में हड्डियां नहीं होती। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे नवजात शिशु बोला जाता है, और नवजात शिशु में जो ब्लड का निर्माण होता है गाइज, वो होता है हमारे पलिया व यकृत में, पलिया व यकृत में। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि नवजात शिशु में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो पलिया व यकृत में होता है। जबकि वयस्क की पूछी गाइज, तो वयस्क में होता है क्या? हड्डियों का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि ये हमारी कोई बड़ी अस्थि है, इस बड़ी अस्थि में दोस्तों होता है क्या है? बीच में एक खालिस्तान होता है, इसमें दोस्तों एक द्रव भरा रहता है, और इस द्रव को बोला जाता है गाइज अस्थि मज्जा। क्या बोला जाता है? अस्थि मज्जा बोला जाता है, और इसी अस्थि मज्जा में हमारे ब्लड का निर्माण होता है। बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से गाइज। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज, अगला क्वेश्चन है, ब्लड को पंप कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए हृदय, ऑप्शन नंबर बी फेफड़े, ऑप्शन नंबर सी किडनी, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। गाइज, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हृदय। हृदय क्या काम करता है गाइज? ब्लड को पंप करने का कार्य करता है।
बात क्लियर है। जबकि फेफड़े के कार्य की बात की जाए कि फेफड़ों का कार्य क्या होता है, तो गाइज क्या होता है, जो हमारा अशुद्ध रक्त होता है उसे शुद्ध रक्त बनाने का कार्य करता है। कहने का मतलब अशुद्ध रक्त कौन सा होता है, जिसमें दोस्तों वह ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो, वह होता है अशुद्ध रक्त। और शुद्ध रक्त क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो। तो ये फेफड़े क्या करते हैं, हमारे जो अशुद्ध रक्त होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, जो हमारा अशुद्ध रक्त होता है, इस अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त बनाने का कार्य करता है, शुद्ध रक्त में कन्वर्ट करता है। इसमें शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है गाइज, जबकि अशुद्ध रक्त में जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसकी मात्रा अधिक होती है। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमारे फेफड़े क्या करते हैं, अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त बनाने में कार्य सहायक होते हैं। फेफड़े क्या करते हैं गाइज, अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट करते हैं। जबकि दोस्तों किडनी की बात की जाए कि हमारी किडनी क्या करती है, तो दोस्तों ये हमारा ब्लड होता है, इस ब्लड को छानने में सहायक होती है, ब्लड को छानने में सहायक होती है। क्या करते हैं गाइज, किडनी हमारी क्या करती है, ये ब्लड को छानने में सहायक होती है। तो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइज, हृदय क्या करता है, हमारे ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, तिलचट्टा के हृदय में कक्षकों की संख्या होती है। तिलचट्टा के हृदय में कक्षकों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए 13, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज मैं आपको बता दूं, जो तिलचट्टा होता है उसके हृदय में जो कक्षकों की संख्या होती है, जो चैम्बरों की संख्या होती है, वो होती है 13। अब 3 किसके हृदय में होता है कक्षकों की संख्या, तो आपको मैं बता दूं, जो मेंढक होते हैं, जो मेंढक होते हैं, जो घड़ियाल होते हैं, मेंढक, घड़ियाल, सांप और छिपकली, इनका जो हार्ट होता है उनमें चैम्बरों की संख्या कितनी होती है गाइज, उनमें चैम्बरों की संख्या होती है 3। जबकि 4 किन में होती है, मैं बता देता हूं। जितने भी हमारे स्तनधारी होते हैं, जैसे कि मानव के अलावा दोस्तों चमगादड़ हो गया, चमगादड़ के अलावा डॉल्फिन हो गई, एग्जाम में पूछे जाते हैं गाइज, डॉल्फिन, व्हेल मछली एग्जाम में पूछे जाते हैं, व्हेल मछली दोस्तों, गाय, घोड़ा, इन सब के हृदय में जो चैम्बरों की संख्या होती है गाइज, वो होती है 4। मैं आपको फिर रिवीजन करवा देता हूं। तिलचट्टा में जो हृदय में कक्षकों की संख्या होती है गाइज, वो होती है 13। जबकि मेंढक, घड़ियाल, सांप, छिपकली, ये सब है दोस्तों, इनके हृदय में जो चैम्बरों की संख्या होती है गाइज, वो होती है 3। जबकि मानव, चमगादड़, डॉल्फिन, व्हेल मछली, गाय, घोड़ा, भैंस, इनके चैम्बर में जो कक्षकों की संख्या होती है, इनके हृदय में जो कक्षकों की संख्या होती है गाइज, वो होती है 4। बात क्लियर है। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में किस प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है। मनुष्य में किस प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए एकल, ऑप्शन नंबर बी दोहरा, ऑप्शन नंबर सी अधूरा, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। गाइज ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जामों के लिए। आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जामों के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बने रहिए हमारे साथ, एंड तक बने रहना इस सेशन में। गाइज हमारा क्वेश्चन था, मनुष्य में किस प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है। तो गाइज मैं आपको बता दूं, जो हमारा मनुष्य होता है, इस मनुष्य में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है गाइज, दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। इसके साथ साथ में दोहरा परिसंचरण किस किस में पाया जाता है, तो पक्षी में पाया जाता है, स्तनधारियों में पाया जाता है, चमगादड़ में पाया जाता है, डॉल्फिन में पाया जाता है, व्हेल मछली होती है उनमें पाया जाता है, और मनुष्य में तो पाया ही जाता है। जबकि एकल परिसंचरण की बात की जाए गाइज, तो एकल परिसंचरण सिर्फ मछलियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, मछलियों में पाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अधूरा परिसंचरण तंत्र किन में पाया जाता है, तो दोस्तों जो सरीसृप और जो उभयचर होते हैं, जैसे कि सांप हो गए, सांप में अधूरा परिसंचरण पाया जाता है। छिपकली हो गया, छिपकली के अलावा गाइज घड़ियाल हो गए, मेंढक हो गए, इन सब में अधूरा परिसंचरण पाया जाता है। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय का वजन होता है, मानव हृदय का भार होता है। ऑप्शन नंबर ए 270 से 300 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी 170 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी 1.3 से 1.5 ग्राम। गाइज ये ग्राम नहीं है, गलती से हो गया, 1 किलोग्राम है। ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 270 से 300 ग्राम हमारा जो हृदय होता है उसका वजन होता है। जबकि 170 ग्राम दोस्तों किसका वजन होता है, हमारी एक किडनी का वजन होता है।
एक किडनी का वजन होता है। अगर दोनों किडनी की बात की जाए दोस्तों 340 ग्राम हो गया। कितना हो गया गाइस? 340 ग्राम हो गया दोनों किडनियों का वजन। मानव हृदय का वजन की बात की जाए गाइस तो 270 से 300 ग्राम होता है, जबकि 1.3 से लेकर के 1.5 किलो तक दोस्तों हमारे जो फेफड़े होते हैं, जो हमारे लंग्स होते हैं, उन लंग्स का भार होता है। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी गाइस। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइस अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा हृदय किसका होता है? संसार का सबसे बड़ा हृदय किसका है? ऑप्शन नंबर ए व्हेल मछली का, ऑप्शन नंबर बी मानव का, ऑप्शन नंबर सी भैंस का, ऑप्शन नंबर डी हाथी का। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए व्हेल मछली। जो व्हेल मछली होती है गाइज, इसका जो हृदय होता है वो सबसे बड़ा होता है और लगभग कितना होता है? 300 से गाइज 350 किलो का होता है। 300 से 350 किलो का होता है। अच्छा क्वेश्चन है गाइज, स्टार लगा सकते हो। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है आपका, भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए एंजाइम, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी वसा, ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट। तो गाइज भोजन के पाचन में जो सहायक होते हैं गाइज वो होते हैं हमारे एंजाइम। कौन होते हैं दोस्तों? एंजाइम होते हैं। और आपको पता है जो एंजाइम होते हैं गाइज, ये 99% किसके बने होते हैं? 99% प्रोटीन के बने होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है भोजन के पाचन में सहायक कौन होते हैं? एंजाइम होते हैं। लगभग दोस्तों भोजन के पाचन में जो सहायक जो विटामिन है अधिकांशतः और 99% प्रोटीन के बने होते हैं। बात क्लियर है? अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है हमारा, पाचन एक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए कैटाबोलिक, ऑप्शन नंबर बी मेटाबॉलिक, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। गाइस कैटाबोलिक क्या होता है, मेटाबॉलिक क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं। जब दोस्तों बड़ा अणु छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है गाइस कैटाबोलिक प्रोसेस। जब दोस्तों छोटे छोटे अणु मिलकर बहुत सारे एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं गाइस, तो उसे कहा जाता है मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो आपको पता है हमारे भोजन में क्या होता है, बहुत सारा दोस्तों जो बड़े बड़े अणु होते हैं वो छोटे छोटे अणुओं में टूटता है। दोस्तों हम कह सकते हैं कि पाचन हमारा एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। क्या है गाइज? एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, अधिकांश एंजाइम बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन में, ऑप्शन नंबर बी वसा के, ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट के, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। गाइज मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो एंजाइम होते हैं गाइज ये लगभग 99% किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। तो गाइज आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, हाथी का दिखाई देने वाला दांत कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए रदनक, ऑप्शन नंबर बी कृंतक, ऑप्शन नंबर सी अगर चौड़क, ऑप्शन नंबर डी चौड़क। गाइज रदनक को कहा जाता है केनाइन, कृंतक को कहा जाता है इंसाइजर, अगर चौड़क को कहा जाता है प्रीमोलर और चौड़क को कहा जाता है मोलर। तो दोस्तों हाथी का जो दिखाई देने वाला जो दांत होता है वो होता है गाइज कृंतक। कौन सा होता है? कृंतक होता है। और कृंतक भी कौन सा होता है? तो गाइज ऊपरी जबड़े का होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अधिकांश एग्जामों में देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है आपका, आमाशय का पीएच मान होता है। ऑप्शन नंबर ए 1.5 से 2.5, ऑप्शन नंबर बी 1 से लेकर के 3.5, ऑप्शन नंबर सी है 7.5 से 8.5, ऑप्शन नंबर डी है 6। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1.5 से लेकर के 2.5 दोस्तों आमाशय का पीएच मान होता है। गाइज आमाशय को पेट भी कहा जाता है। गाइज 1 से लेकर के 3.5 ये किसका पीएच मान होता है? तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा जठर रस होता है, जो हमारा जठर रस होता है, इस जठर रस का जो पीएच मान होता है ये 1 से लेकर के 3.5 होता है। जबकि दोस्तों जो पित्त होता है, पित्त रस का पीएच मान होता है 7.5 से लेकर के 8.5 तक। पित्त रस का पीएच मान कितना होता है गाइज? 7.5 से लेकर के 8.5 तक होता है। हमारा जो मूत्र होता है, इस मूत्र का पीएच मान कितना होता है गाइज? तो मूत्र का पीएच मान होता है 6। आपको ये चारों पीएच मान अच्छे से याद हो गए होंगे। मैं आपको एक बार फिर रिवीजन करवा देता हूं। आमाशय जिसे हिंदी में पेट भी कहा जाता है गाइज, जो आमाशय होता है इसे पेट भी कहा जाता है। इस पेट का पीएच मान कितना होता है? 1.5 से लेकर के 2.5 होता है। जठर रस का पीएच मान होता है 1 से लेकर के 3.5, जबकि पित्त रस का पीएच मान होता है 7.5 से लेकर के 8.5 और मूत्र का पीएच मान होता है गाइज 6। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम आंसू के लिए उपयोग की जाती है। कृत्रिम आंसू लाने के लिए उपयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर ए ग्लिसरीन, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन नंबर सी आई ड्रॉप, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। गाइज आपने देखा होगा जो फिल्म होती है उन फिल्मों में
कृत्रिम आंसू लाने के लिए दोस्तों ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। अधिकांश ये भी एग्जाम में देखने को मिल जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा सकते हो आप। गाइज कृत्रिम आंसू के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है। जबकि ऑप्शन नंबर बी है गाइज क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है गाइज बेहोशी के रूप में। बेहोशी के लिए क्लोरोफॉर्म का उपयोग करते हैं। बात क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, प्याज काटने पर आंसू किस कारण आते हैं? प्याज काटने पर आंसू किस कारण आते हैं? ऑप्शन नंबर ए सल्फर के कारण, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन के कारण, ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन के कारण, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज मैं आपको बता दूं, प्याज काटने पर जो आंसू आते हैं हमारे, वो सल्फर के कारण आते हैं। किसके कारण आते हैं दोस्तों? सल्फर के कारण आते हैं। बात अच्छे से क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन आपका, आंख के गोले का व्यास होता है। आंख के गोले का व्यास होता है। ऑप्शन नंबर ए 2.3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 3.2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 4 सेंटीमीटर। गाइज आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 2.3 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइज, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, स्टार भी लगा सकते हो आप, बस अधिकांश देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है गाइज, आंख का दान किए जाने वाला भाग होता है। आंख का दान किए जाने वाला भाग होता है। ऑप्शन नंबर ए कार्निया, ऑप्शन नंबर बी परितारिका, ऑप्शन नंबर सी पुतली, ऑप्शन नंबर डी लेंस। तो गाइज आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कार्निया। दोस्तों कार्निया जो भाग होता है, ये हमारा जब दान किया जाता है, आंख डोनेट की जाती है दोस्तों, उस समय कार्निया भाग, आंख का कार्निया भाग डोनेट किया जाता है। दोस्तों परितारिका की बात की जाए, ऑप्शन नंबर बी है परितारिका। परितारिका होता है क्या दोस्तों? आंखों को रंग देने का कार्य करती है हमारी परितारिका। जबकि दोस्तों पुतली क्या होती है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो दोस्तों हमारी आंखों के बीच में एक काला सा बिंदु होता है, उस काला बिंदु को ही पुतली कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है लेंस। लेंस क्या करता है? बाहर से आने वाले प्रकाश को रेटिना तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, रेटिना पर आकृति बनती है। और दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन भी है कि रेटिना पर आकृति कैसी बनती है। ऑप्शन नंबर ए वास्तविक व उल्टी, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक व सीधी, ऑप्शन नंबर सी आभासी व सीधी, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज मैं आपको बता दूं, जो रेटिना होती है, उस रेटिना पर जो आकृति बनती है आपकी, वो बनती है गाइज ऑप्शन नंबर ए वास्तविक व उल्टी। हमारी आंखों में जो आकृति बनती है वास्तविक व उल्टी, इसे हमारा मस्तिष्क होता है, ये दोस्तों वास्तविक व सीधी करके दिखाने का कार्य करता है। तो गाइज कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके। कर लो यार, आपका ही तो छोटा भाई हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।